कक्षा 11 मैथ एनसीईआरटी बुक का पहला अध्याय है समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर समुच्चय है क्या। समुच्चय भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन समुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे वस्तुओं का हमको सेट बनाना है जो वह वस्तु क्या सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? तो सुपरिभाषित का मतलब है कि जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके। सुपरिभाषित का मतलब है कि जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई वस्तु, कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में है या नहीं। यानी कि जो हम सेट बनाते हैं उस वस्तु में कोई विशेष गुण होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब यही है जिससे हम सुनिश्चित कर सकें कि उस वस्तु में कोई एक विशेष गुण है, तभी जाकर के उसका एक सेट बन सकता है। उसको कह सकते सुपरिभाषित है, कोई विशेष वस्तु या संग्रह में है। यानी कि कहने का मतलब जो उसका सेट बना रहे हैं उसका कोई एक विशेष गुण होना चाहिए। सुपरिभाषित मतलब उस वस्तु का वेल डिफाइंड यानी कनेक्शन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अब जैसे हम लेते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, जैसे हमने ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। लेते अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये निश्चित है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक सेट होता है, सेट है, क्योंकि यह सुपरिभाषित किया जा सकता है। अगर हम इसको कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के ए ई आई ओ यू, अब इसमें विशेष वस्तु उस संग्रह में है। यानी कि यह विशेष वस्तु, कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यह एक निश्चित है, इसलिए इसको वेल डिफाइंड कह सकते। सुपरिभाषित है कि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल स्वर जो होते हैं केवल 5 ही होते हैं, इसलिए इसका हम एक सेट बना सकते हैं। अगर हम कह दें भारतवर्ष के सभी राज्यों का समुच्चय, अगर हमें कह दें भारतवर्ष के सभी राज्यों का समुच्चय, अगर हमें कह दें कि भारतवर्ष के सभी राज्यों का समुच्चय, तो क्या भारतवर्ष के सभी राज्यों का समुच्चय सुपरिभाषित है? यानी कि इसको परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं। निश्चित रूप से भारतवर्ष के सभी राज्य, जितने राज्य हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यानी कि इसका हम एक सेट बना सकते हैं। भारतवर्ष के सभी राज्यों का समुच्चय यानी कि भारतवर्ष में जितने राज्य हैं उसका हम एक सेट बना सकते हैं, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, इसलिए इसका सेट हम बना सकते हैं। इसलिए कहा गया इसमें कि वस्तुओं का उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट हो। उसमें अगर कोई वस्तु शामिल है तो उसका कोई ना कोई एक विशेष गुण है। विशेष गुण इसमें क्या? सभी राज्यों का समुच्चय। निश्चित रूप से विशेष गुण है, सभी राज्यों का सेट बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसका सेट हम नहीं बना सकते हैं? वस्तुओं का प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, यानी कि सभी वस्तुओं का हम संग्रह नहीं बना सकते हैं। जैसे किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। किसी कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों का, किसी कक्षा के अच्छे विद्यार्थी
अगर ये कह दिया जाए कोई एक कक्षा मान लीजिए कक्षा 11 ही है, तो कक्षा 11 के सभी अच्छे बच्चों का संग्रह बनाना है, तो हम अच्छे बच्चों का एक सेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कोई विद्यार्थी अच्छा है या नहीं है, यह स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। यानी कि ये हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन बच्चा खराब है। यानी किसी कक्षा में अगर कह दिया जाए तो आप अच्छे विद्यार्थियों का सेट बनाइए, तो हम अच्छे विद्यार्थी का सेट नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें हम ढूंढ ही नहीं सकते कौन बच्चा अच्छा कौन बच्चा खराब है। इसलिए हम इसका सेट नहीं बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी समुच्चय में उसके अवयवों और उनकी गुणात्मक आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि उसके अवयवों के उनके गुणात्मक आधार पे गुणात्मक आधार पे गुणात्मक आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका हम सेट बना सकते हैं। जैसे सुंदरता है, जैसे सुंदरता है, अमीरी है, गरीबी है, बुद्धिमत्ता है, सुंदरता है, अमीरी है, गरीबी है, बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता है। अब ये विशेष गुण के आधार पे सुंदरता, अमीरी, गरीबी, बुद्धिमत्ता, इसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते कौन सबसे सुंदर है, कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए जैसे अगर आपको कह दिया जाए दूसरा, जैसे अगर हम कह दें कि कक्षा 11 के बुद्धिमान बच्चे, अगर हम कह दें बुद्धिमान बच्चों का सेट बनाइए, अगर मैं कह दें कि कक्षा 11 के बुद्धिमान बच्चों का एक सेट बनाइए बुद्धिमान बच्चों का, तो क्या आप उस कक्षा से बुद्धिमान बच्चों का सेट बना सकते? नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि बुद्धिमान में हम वह बच्चा किस चीज़ में बुद्धिमान है, पढ़ने में बुद्धिमान हो सकता है, खेलने में बुद्धिमान हो सकता है, तो बुद्धिमत्ता के आधार पे हम उसका एक सेट नहीं बना सकते हैं। और तीसरा, अगर हम आपको ये कह दें जैसे खतरनाक, अगर हम ये कह दें खतरनाक जानवरों का सेट बनाइए, समुच्चय बनाइए, तो क्या आप खतरनाक जानवरों का एक सेट बना सकते हैं? खतरनाक जानवरों का सेट, तो खतरनाक जानवरों का सेट हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? तो शेर भी खतरनाक होता है, सांप भी खतरनाक होता है, नेवला भी खतरनाक होता है, यानी कि सभी खतरनाक बच्चे हैं। मेरे हिसाब से शेर खतरनाक है, आपके हिसाब से सांप खतरनाक है, मेरे हिसाब से नेवला खतरनाक है। यानी कि इसको परिभाषित नहीं करा जा सकता है कि कौन जानवर सबसे अधिक खतरनाक है। भाई शेर पालते हैं, जो लोग पालते हैं तो लोग कहते हैं कि शेर खतरनाक नहीं, लेकिन उनके हिसाब से क्या है, सांप खतरनाक है। यानी कि इसका भी खतरनाक जानवरों का हम सेट नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते हैं कि मेरे हिसाब से शेर खतरनाक, आपके हिसाब से सांप खतरनाक है, तो खतरनाक जानवरों का हम सेट नहीं बना सकते हैं। सेट हम उसी का बना सकते हैं जो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन यानी कि जो सुपरिभाषित, उसी का हम सेट बना सकते हैं। जो सुपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से शेर खतरनाक है, आपके हिसाब से सांप खतरनाक है, तो कैसे सेट बन सकता है? सेट बन ही नहीं सकता है। इसलिए अब हम देखें कि सेट क्या है, किस किस वस्तुओं का सेट बन सकता है, किनका किनका सेट नहीं बन सकता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद समुच्चय का संकेत, समुच्चय का संकेत, समुच्चय को संकेत के रूप में कैसे दिखाते हैं? देखिए संकेत के रूप में
देखिए ऐसे संकेत के रूप में दिखाते हैं सेट को, संकेत के रूप में, जैसे मजला कोष्ठक दिखाते हैं ना, मजला कोष्ठक उसी तरीके से बनाते हैं। तो ये सेट का इस संकेत है, यानी कि इस सेट के अंदर जैसे कोई सेट हम बनाते हैं, इसी संकेत के अंदर उसको हम लिखते हैं, इसी संकेत के अंदर भी इसको लिखते हैं। ठीक, ये आपका इसका संकेत हो गया। अब जैसे आप मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाना है, तो ए बराबर ए, ई, आई, ओ, यू। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर जिस वस्तु का हम सेट बना रहे हैं, यहाँ पर जो भी अक्षर हम लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। यहाँ ध्यान रखिए, जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर में नहीं रहेगा, हमेशा किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में। जिसका भी जिस वस्तु का हम सेट मानते हैं कि सेट, इसको हमने ए मान लिया, अगर सेट ए मानते तो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हम संकेत के रूप में समुच्चय को लिखते हैं। ये हमारा संकेत हो गया, और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक हमने सेट बना दिया, उस सेट में हमने दिखा दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के सेट हमने दिखा दिया ए, ई, आई, ओ, यू। अब उसके बाद हम बताते हैं इसके आगे है, अब हम समुच्चय के अंदर जो लिखा जाता है, जैसे हमने अभी बनाया सेट ए बनाया, ए बराबर हमने लिखा भी ए, ई, आई, ओ, यू। सेट के अंदर, इसके अंदर जो लिखा जाता है, जो अक्षर हम लिखे हैं, इसको अवयव कहते हैं। अवयव अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यानी कि यह ए जो लिखा गया है, यह सभी अवयव हैं, यानी कि जो यह सेट हमने ए सेट बनाया है, सेट ए के ये सभी क्या हमारे अवयव हैं, सेट ए के ये सभी हमारे क्या है, अवयव हैं। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, या हम नेचुरल नंबर n एक प्राकृतिक संख्या, अगर हम मान लीजिए लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर हमने लिख दिया 1 से लेकर के 7 तक एक प्राकृतिक संख्या का हमने एक सेट बना दिया, एक सेट हो गया, ये हमने एक सेट बनाया। अब सेट में एक जो है n का एक अवयव है, 2 भी अवयव है, 3 भी n का अवयव, 4 भी n का अवयव, 5 भी n का अवयव, 6 भी n का अवयव, 7 भी n का अवयव है। ठीक, अब इस अवयव को संकेत के रूप में, अवयव को संकेत के रूप में कैसे दिखाते हैं, संकेत के रूप में ऐसे दिखाते हैं। देखिए ये ऐसे, ये हमारा यह एक जो है, यह एक ग्रीक शब्द है। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए, समुच्चय में किसी अवयव को दर्शाने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं इप्सिलॉन, इप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। यह एक ग्रीक शब्द है, यहीं से आया है इप्सिलॉन, इसको कहते हैं इप्सिलॉन, यह एक ग्रीक शब्द है, लेकिन जो इसका अर्थ होता है, जहाँ प्रयोग किया जाता है इसका अर्थ, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, तो क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं। जहाँ पर पढ़ा जाए उसको बिलोंग्स टू, जैसे लिखा गया n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा गया, यानी कि एक बिलोंग्स टू n, कहने का मतलब एक n में है। एक जो है, यह एक जो अवयव लिखा गया, यह अवयव n में है।
या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, इसलिए वन बिलोंग्स टू एन पढ़ते हैं अंग्रेजी में। वन बिलोंग्स टू एन, वन इसको बिलोंग्स कहते हैं, ध्यान रखिए बिलोंग्स। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वन इज एलिमेंट ऑफ एन, कहीं इसको ऐसे भी कहते हैं वन इज एलिमेंट ऑफ एन। इसका कहने का मतलब है कि एक वन एन का एलिमेंट है, कहने का मतलब एक एन का अवयव है, एक एन का अवयव है। ऐसे भी टू बिलोंग्स टू एन, टू बिलोंग्स टू एन का मतलब दो एन में है, दो एन में है या दो एन का अवयव है। देखिए दो एन का अवयव है, ठीक। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसे कह दें कि 8 बिलोंग्स टू एन, 8 बिलोंग्स टू एन, अगर ये लिखा है आपका एन बराबर लिखा है, अगर ये है आपका एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा गया है, अगर हमें कह दें कि 8 जो है बिलोंग्स टू एन, क्या 8 एन में है? देखें 8 एन में है, 8 तो एन में है नहीं। क्या 8 एन का अवयव है? नहीं है। जब नहीं तो इसको कैसे दिखाते? 8 नॉट एलिमेंट ऑफ एन, यानी कि 8 GHT, 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, यानी कि 8 जो है एन का अवयव नहीं है, या 8 जो है एन में नहीं है। अगर नहीं है तो आप ऐसे एलिमेंट बिलोंग्स का चिन्ह लगाइए और इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब हो गया कि 8 जो है एन में नहीं है या 8 एन का अवयव नहीं है। देखिए इसमें अवयव नहीं है, ठीक। यानी कि अब आपको हो गया, आ गया कि सेट क्या है, ये समझ में आ गया। किस वस्तुओं का हम सेट बना सकते हैं, किसका सेट नहीं बना सकते, इसको भी समझ में आ गया। उस सेट में जो वस्तुएं लिखी जाती हैं उसको अवयव के रूप में कैसे दर्शाया जाता है उसको मैंने बता दिया, अवयव के रूप में कैसे ये अवयव होते हैं, ठीक। अब उसके बाद हमने बता दिया अवयव को, उस वस्तु अगर कोई भी सेट बना हुआ है उस सेट को अवयव के रूप में किस संकेत के रूप में दिखाते हैं? बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, इसका भी मतलब हमने बता दिया कहाँ दिखाया जाता है, कहाँ इज नॉट बिलोंग्स टू एन, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू एन, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ये भी कहते हैं 8 EIGHT, 8 इज, 8 डज नॉट, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ये भी ऐसे पढ़ते हैं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, या 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। आगे समझ में